नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आज का। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में रेत माफिया बेलगाम हो चुके हैं। आलम यह है कि जहां सरकारी तौर पर 10 घाट वैध हैं, वहीं 100 से ज्यादा घाट अवैध रूप से चल रहे हैं और अफसरों की नजरों के सामने खेल खुलेआम हो रहा है। बलरामपुर में जब वन और पुलिस की टीम ने अवैध खनन रोकने की कोशिश की तो माफिया ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे एक वन रक्षक की जान चली गई। आखिर क्यों है इतने बेखौफ रेत माफिया, किसका संरक्षण है इन्हें प्राप्त? आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, मगर उसके पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। छत्तीसगढ़ में रेत का काला कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। 410 रेत घाटों में से केवल 150 घाटों को ही रॉयल्टी पर्ची जारी की गई है, बाकी सब अवैध रूप से चल रहे हैं। अवैध रेत घाटों से रोजाना 30 से 40 गाड़ियों में रेत का उत्खनन हो रहा है और खनिज विभाग सिर्फ दिखावे की कार्रवाई कर रहा है। रेत के खेल में लहूलुहान कानून, अवैध घाटों की खुली लूट, अफसर बेबस, सत्ता की छाया में माफिया बेलगाम, रक्षक मारा गया, अब कौन बचेगा? नीति नदारद, माफिया हावी। बलरामपुर रामानुजगंज में जब वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम रेत का अवैध उत्खनन रोकने पहुंची तो माफिया ने हमला कर दिया। ट्रैक्टर से कुचलकर एक आरक्षक की जान ले ली गई। देवनारायण है मेरा नाम। मेरा भाई पुलिस में थे, उसको घटना हुआ है रात में। शिव वचन वही 3 बजे तो बता रहे थे, फोन किए थे गांव में, तब गांव वाला बताए शिव वचन के एक्सीडेंट हो गया है, वही ट्रैक्टर में हुआ था। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर सीधा हमला किया। कहा साफ है कि बीजेपी सरकार में अवैध कारोबारियों को खुली छूट मिली है, सत्ता की छाया में खनन माफिया फल फूल रहे हैं। मतलब राम विचार नेताओं के सह पे ही सब कुछ हो रहा है। उनके क्षेत्र में रेत माफिया इतने ये हो गए खुलेआम कि कांस्टेबल को रौंद के मार डाले। तो सरकार के लिए तो शर्मनाक है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास ने दावा किया कि सरकार इस पर सख्त है। राज्य सरकार ने मामले का संज्ञान लिया है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्रवाई जारी है। विष्णुदेव जी की सरकार में कहीं भी अपराध का, भूमाफियाओं का कोई भी स्थान नहीं है। जीरो टॉलरेंस के तहत में राज्य सरकार कार्य कर रही है और आने वाले समय में सारी चीजें सुनिश्चित की जाएगी। 17 महीने से अधिक गुजर चुके हैं, लेकिन प्रदेश में रेत खनन पर कोई नई नीति नहीं आई है। कांग्रेस सरकार की पुरानी नीति पर ही काम चल रहा है और इसी खालीपन का फायदा उठाकर माफिया पूरे सिस्टम को चुनौती दे रहा है। सवाल ये है, क्या वन रक्षक की मौत के बाद सरकार जागेगी या रेत से उठती ये धूल यूं ही कानून की आंखों में पड़ती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो नीति नदारद, माफिया हाफी, यही आज हमारी चर्चा का विषय और इस पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे हमारे पैनल के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी मौजूद हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। भाजपा प्रवक्ता गोपाल सामंतो जी सरकार का पक्ष रखेंगे। गोपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रतिपक्ष का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दयाल जी हमारे साथ जुड़े। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गोपाल जी, लगातार सरकार की तरफ से बात कही जाती है कि माफियाओं के खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, लेकिन जिस तरह से इस पूरे क्षेत्र में घटना सामने आई बलरामपुर रामानुजगंज में, क्या माना जाए? क्या वाकई माफिया के हौसले इतने बुलंद है कि जीरो टॉलरेंस धरातल पर साबित नहीं हो पा रहा? देखिए अमित जी, पहले तो इस बात पे बड़ा खेद है जी कि आज इस प्रदेश के लिए और अपने कर्तव्य को पालन करते हुए एक शासकीय कर्मचारी की मृत्यु होती है। इस पे बहुत खेद है और निश्चित रूप से सरकार के सारे प्रशासनिक अंग जो है इस पर काम कर रहे हैं और जो इसके लिए दोषी है उनको सजा मिलेगी और बिल्कुल उनको कानून के सामने प्रस्तुत करके कानूनन रूप से जो सजा उनके लिए मुकर्रर की जाएगी वहां तक के उन्हें पहुंचाया जाएगा जी। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई काम नहीं कर रही है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति उदासीन है माइनिंग के प्रति, उसको लेकर मैं भूपेश बघेल को बताना चाहता हूं कि ये शासकीय कर्मचारी माइंस में रेत घाटों में पहुंच क्यों रहे?
उनको पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और सरकार ने पहली बार पिछले 5-7 साल में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो वन संरक्षक हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, ये सारे के सारे अधिकारी रेत घाट में एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं जिसमें प्रदेश का कोई रॉयल्टी का नुकसान ना हो। जी। भूपेश बघेल के समय में तो ढेबर फैमिली के पास पूरी रेत घाट थी, या उनके 2-3 लोगों के पास पूरी रेत घाट थी। वहां तक तो पुलिस कभी जाता भी नहीं था। वहां तो तहसीलदार, पुलिस, वन संरक्षक, ये सब तो कभी जा ही नहीं पाते थे। उनको तो पहले ही मना कर दिया जाता था। तो इसलिए शायद भूपेश बघेल को पता नहीं है कि रेत घाट में सरकारी अधिकारियों को जाना भी पड़ता है और जाके वहां काम को रुकवाना भी पड़ता है। और इस कारण आज अगर खाली रायपुर की बात करूं, रायपुर के आसपास केवल 4 घाट रेत घाट चल रहे हैं और चारों घाट से रॉयल्टी आ रही है। ये भूपेश बघेल आप भूल चुके हैं कि रायपुर के पास में आरंग करके घाट है जहां पे ढेबर परिवार का कब्जा था। 5 साल तक के उन्होंने एक रेलवे ट्रैक में बाजू में साइडिंग बना ली थी रेत की, और रेत लोड करके यहां से मुंबई भेजा जाता, रेल के मार्फत मुंबई भेजा जाता था रेत को। भूपेश बघेल ये सब भूल चुके हैं। और कितना पैसा उन्होंने रेत में कमाया है ये किसी से छुपा नहीं है। और पहली बार मैं आपको बता रहा हूं 25 साल के इतिहास में, अनिल भैया बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो इस बात की तस्दीक कर सकते हैं, पहली बार ट्रेन के जरिए रेत अगर किसी ने यहां से मुंबई या दूसरे शहरों में भेजा है तो वो भूपेश बघेल के कार्यकाल में भेजा गया है। और मंदिर हसौद में, बिल्कुल मैं आपके सामने जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं कि मंदिर हसौद क्षेत्र में इनके ढेबर परिवार ने कारखाना बनाया था खाली रेत उत्खनन और रेत भेजने के नाम से। जी मनीष दयाल जी, जो घटना हुई उस पर तो खेद सरकार प्रकट कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है जिम्मेदारी किसकी मानी जाए? क्या शासन की जवाबदेही मानते हैं, प्रशासन की जिम्मेदारी मानते हैं? इस पर मैं जवाब लूंगा। कांग्रेस प्रवक्ता से हमारे साथ जुड़ेंगे फिर से वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी का मैं रुख कर लूंगा। अनिल पुसतकर जी, कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद घटना है और सवाल ये भी आता है कि जब हम लगातार कार्रवाइयों की बात करते हैं, ये हम दावा करते हैं कि कहीं पर भी अवैध खनन नहीं हो रहा है, जहां पर खनन है वहां से रॉयल्टी प्राप्त हो रही है, फिर इस तरह की घटना कैसे एक वन रक्षक को कुचल के मौत के घाट उतार दिया गया जब वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था? क्या माना जाए, बिना संरक्षण के ऐसी घटना हो सकती है? कोई इतनी हिमाकत कर सकता है? देखिए अमित जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि आपके जो सवाल है बिल्कुल जायज़ है, और मैं नहीं समझता कि इस तरह की घटना कभी छत्तीसगढ़ में हुई है। ये हम आए दिन जो है समाचार देखते थे कि उत्तर प्रदेश में हो या मध्य प्रदेश के जो नर्मदा नदी और होशंगाबाद वगैरह का जो इलाका, भिंड का इलाका है, या फिर बिहार और झारखंड में इस तरह की घटनाएं आमतौर पे सुनी जाती थी कि खनन माफिया ने जो हमला कर दिया। ये छत्तीसगढ़ में ऐसा मामला कभी देखने में नहीं आया। और छत्तीसगढ़ वैसे भी शांत क्षेत्र है, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है। इस घटना ने तो सरकार ने तो खेद प्रकट कर दिया, लेकिन सरकार की ये आँख खोलने वाला भी है। दूसरी बात, एक दिन में कोई भी ठेकेदार हो या कोई भी जो व्यापारी हो, उसके हौसले इतने बुलंद नहीं होते एक दिन में। कहीं ना कहीं वो लगातार जो है इस तरह की हरकत करता रहा होगा, या उसकी जो चोरी लगातार जारी रही होगी, तभी उसके हौसले बुलंद हुए। और ये जो गोपाल ने कहा, वो कुछ नई बात नहीं कही उसने। पूरी दुनिया जानती है, पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि 5 साल जो है वो सरकार का आघोषित रूप से वो सारे रेत घाट जो है वो सरकार के लोग चला रहे थे, तो कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन उसी दौरान जो उनके हौसले ऐसे बढ़े, वही वही व्यवस्था सोच रहे हैं। व्यवस्था बदल गई, सरकार बदल गई, ये माफिया को समझ नहीं आ रहा है, और माफिया ने उसी जो हिम्मत और हौसले के साथ जो है आरक्षक पे हमला किया। दुर्भाग्य से आरक्षक जो शिव वचन है उसकी मौत हो गई। ये बहुत दुखद है। और देखिए, पुलिस ने, एसपी ने भी कार्रवाई की कि वहाँ के टीआई को सस्पेंड कर दिया और एसडीओपी को भी शायद लाइन हाजिर वगैरह कर दिया। लेकिन ये तो सांप निकलने के बाद लकीर पीटने वाली बात है। क्या आपको पता नहीं है क्या इसके बाद, चलिए यहाँ तक तो ठीक है, हो गया, क्या इसके बाद जो अवैध रेत घाट चल रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई होगी? हमारे छत्तीसगढ़ का पानी कितना नीचे जा चुका है। रायपुर शहर में गड्ढा खोदो तो पानी निकल आता था, आज 500 फीट बोरिंग करने के बाद पानी नहीं निकल रहा है। सारी नदियों की छातियां जो है वो जेसीबी से खोद डाली गई है। रेत घाट का तो नियम है जो एनजीटी भी बोलता है कि आपको मैनुअल उत्खनन करना है। सब जगह मशीनें लगी है,
मशीनें लगी है, ट्रकें लगी, डंपर लगे हैं, तो ये क्या दिख नहीं रहा है क्या? सिर्फ रेत की बात नहीं हो रही जी। उसके अलावा माइनर मिनरल में जो है मुरुम है, वो आप जाके देख लीजिए नया रायपुर में जगह जगह आपको खदानें, गड्ढे दिख रहे हैं, रातों रात खदान बन जाती है, फिर दूसरे दिन खत्म हो जाता है। ये कहीं ना कहीं से इस पर जो है नियंत्रण बहुत जरूरी है, और ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है, और ये बहुत गलत संकेत है छत्तीसगढ़ में। ऐसे में कौन नौकरी करेगा, कौन जान खतरे में डालेगा? बिल्कुल बिल्कुल, डर भी एक हो गया है, क्योंकि वन रक्षक जिनका कर्तव्य होता है, अगर उनके किसी साथी की जान चली जाए, और जो कार्रवाइयां हुई है मनीष जी इस दिशा में, क्या माना जाए कार्रवाइयां काफी थी और इसके बाद घटनाएं रुक सकती हैं? जवाबदेही किसकी मानते हैं? देखिए, जवाबदेही तो निश्चित रूप से सरकार की है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। पिछले सरकार में आप देखेंगे तो एक सिस्टम बनाया गया था, उसको एक टेंडर होता था, उस टेंडर के माध्यम से ठेकेदार को खदान दी जाती थी। उस खदान में जो भी ठेकेदार होता था वो अपने तरीके से काम करता था, रॉयल्टी उसको भरना जरूरी होता था, क्योंकि बिना रॉयल्टी चेक के वो माल भेज नहीं सकता था। थोड़ा बहुत तो चोरी हर जगह होती है, कहीं ना कहीं रात को होती है अंधेरे में, लेकिन तमाम कार्रवाई होती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस पर रेत को लेकर उन्होंने कोई एक नीति नहीं बनाई है। पुराने टेंडर से उसको कैंसिल कर दिया है, नए कोई टेंडर दे नहीं रहे। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ के बाहर के जो लोग हैं, खासतौर पर झारखंडी है और बिहार के लोग हैं, जो बॉर्डर सटे हुए लोग हैं, वो यहाँ पे आके रेत घाट चला रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं। बंदूकें बीच में बंदूक भी चली थी, आपने पढ़ा होगा, रेत घाट पे बंदूक चली है, और तमाम ऐसी बातें हो रही। कहीं ना कहीं उस क्षेत्र की जो वहाँ के जो कलेक्टर्स हैं, वहाँ के जो एसडीएम होते हैं, जो वहाँ निरीक्षण का काम होता है, कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत इसमें साफ साफ नजर आती है। क्योंकि इस तरह का घटनाक्रम होना, चलिए रेत चोरी समझ में आता है, कहीं आप छापे मार रहे हैं, गाड़ियाँ पकड़ाई रही, लेकिन किसी को मारना, धमकी देना, हम पिक्चरों में देखते थे, गैंग ऑफ वासेपुर जैसी पिक्चर आई थी बिहार की, उस पिक्चर में देखते थे कि कोई यदि बीच में आएगा तो कोई भी उसे गोली से उड़ा दिया जाएगा या ट्रक से कुचला जाएगा। ये बहुत दर्दनाक घटना है, और निश्चित रूप से अभी सरकार के पास समय है, अभी युद्ध का माहौल खत्म हुआ है, थोड़ा सा लोग दूसरी चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं, तो ये समय है कि अभी भी देखिए, हम विपक्ष में इसका नहीं कि हम सरकार को घेरे, हम सरकार को नसीहत भी देना चाहते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ की आवाम को सुरक्षित रखने के लिए आपको कड़े कदम बनाने पड़ेंगे। इस तरह के जो बाहरी लोग आ गए हैं, खासतौर पर झारखंड के लोग, जिस तरह से उसमें बताया कि आपका झारखंड का व्यक्ति है, ऐसे लोगों को जिला बदर किया जाए, वहां पे पुलिस का सतत निगरानी होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार को मुझे लगता है कि जो ऐसे अवैध खनन है, वो पूरी जानकारी में है, उनके खनिज विभाग में जाएंगे कहाँ कहाँ अवैध खनन चल रही है, उस पर तत्काल बंद कराना चाहिए। क्योंकि संरक्षण जो हो रहा है, और संरक्षण के साथ उसका जो निकासी भी हो रही है रेत की, काफी जगह पे खत्म हो चुकी रेत। भैया जैसे बताया थे कि अभी मैंने जैसे लेट आया, मैंने देखा मुरुम भी काफी जगह पे निकल चुकी है, लेकिन जबरदस्ती वहां पे मुरुम खोदा जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे अधिकारियों की मिली भगत से काम होता है, क्योंकि आप ऐसे कहीं पर भी जाकर रेत खदान नहीं खो सकते, ना मुरुम खदान खो सकते। कहीं ना कहीं संरक्षण होता है, उस संरक्षण को अब ये सोचना पड़ेगा कि संरक्षण में चोरी तो ठीक थी, लेकिन अब लोगों की दर्दनाक मौत हो रही, हत्या हो रही है, इस पर अभी लगाम कसे नहीं तो आने वाले समय में गैंग ऑफ वासेपुर हो जाएगा छत्तीसगढ़ की स्थिति। बिल्कुल। गोपाल सामंत जी, मैं आप ही के पास आ रहा था जवाब लेने के लिए कि अब सवाल तो काफी उठ रहे हैं। अवैध खनन तो अपने आप में ही एक अपराध है, काफी नॉर्म्स इसके लिए बनाए गए हैं, लेकिन किसी की जान ले लेना, ऐसे में जो साथी उसके भी होंगे, उनमें भी कहीं ना कहीं भय का माहौल लगा कि हो क्या रहा है, कानून के राज में किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो अब सरकार की तरफ से क्या इसके लिए कोई कड़ी नीति निर्धारण के लिए कदम उठाए जाएंगे? क्या योजना सरकार की आगे होगी इस दिशा में? जी, कार्यकाल में रेत जो माइनर मिनरल माना जाता है, लघु खनिज माना जाता है, इसका काम उन्होंने सीएमडीसी के माध्यम से ठेकेदारी करवाई, और उस ठेकेदारी के केस में ही समीर बिश्नोई अभी जेल में है। ठीक है, लेकिन अभी आपकी सरकार क्या करेगी इस दिशा में? और मैं उसी में बता रहा हूँ आपको। और जैसे अनिल भैया ने भी बोला, और इस सीएमडीसी को ये रेत घाट टेंडर कराने का जो काम भूपेश बघेल ने दिया था, ये संपूर्ण रूप से नियम तोड़ते हुए दिया था। क्योंकि लघु खनिज के मामले में जो अधिकार होता है वो पंचायत के पास होता है, और उससे जो कमाई होती है, ये भारत सरकार का रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसको भूपेश बघेल ने अपने लोगों के लिए तोड़ा था। मैं इसमें कतई आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है, सरकार काम नहीं करेगी, या हमें इस मामले में दुख नहीं है, हमें बिल्कुल दुख है। लेकिन भूपेश बघेल पहले ये सब बयान देने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। 5 साल उन्होंने क्या किया? अकेले जब उन्होंने घोषणा की विधानसभा में रेत घाट को लेकर, 11 रेत घाट को लेकर 2019 में जब घोषणा की थी, तो उनके सरकार के लोगों ने, धनेन्द्र साहू ने विरोध किया था।
उसके बावजूद भी उन्होंने घोषणा की जी। और आज भूपेश बघेल ये बोल रहे हैं। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ 2019 का, ये मेघा घाट में का घटना है जहां पे तत्कालीन जिला पंचायत के सभापति गोविंद साहू को मरने तक के पीटा गया था, मरने तक के। और ये मेघा घाट सबसे बड़ा घाट होता है। भूपेश बघेल को फिर बता रहा हूं कि आपको उनको याद दिलाना चाहिए, ये सब सवाल पूछने चाहिए कि आज आप इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हैं तो आपके सरकार में आप क्या कर रहे थे? क्या आप देवर परिवार को ठेके में ठीक सरकार है, जवाब दीजिए मनीष जी, क्या आपके सरकार के कार्यकाल में देखिए ये क्या होता है कि अपनी बला टालने के लिए दूसरों पे आरोप लगाना। 2019 से क्या हुआ, ट्रांसपेरेंसी आई। देखिए सामंतो जी, मैं आपसे एक सिंपल चीज पूछ रहा हूँ, क्या ये जो आज घटना घटी है, सुनिए ना, आज जो घटना घटी है, क्या भूपेश बघेल उसके जिम्मेदार है? मैं गोपाल जी यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि आज जो घटना घटी है, क्या भूपेश बघेल जी जवाबदार है? क्या शासन में भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री है? शासन में क्या उनके अधिकारी हैं? देखिए ये आप अपनी बला दूसरे पर डाल रहे हैं, आप अपनी बला दूसरे पर डाल नहीं सकते। आप मानिए कि कानून व्यवस्था आपकी खराब है, आपको मानने में क्या बुराई है? सामंतो जी, मैं कोई देखिए जो दिख रहा है उसकी बात कर रहा हूं, मैं कोई नई चीज से कोई जादूगरी वाली बात नहीं कर रहा हूं। ये दिख रहा है कि दिख रहा है कि कानून व्यवस्था खराब है, खुलेआम ट्रैक्टर चलाया जा रहा है, ट्रक से मारा जा रहा है, संरक्षण मिल रहा है। आप ये बोलिए नहीं, आप ये बोलिए कि आपकी सरकार के में नहीं हो रहा है। आप भूपेश बघेल जी को सरकार दीजिए ना वापिस से, फिर बात करिए आप। भूपेश बघेल जी ने, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, आपको समझाना चाहता हूं, 2 मिनट सुनेंगे तो समझेंगे ना। भूपेश बघेल जी ने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये उन्होंने नियम लाया था कि आप टेंडर भरिए जिसपे प्रदेश को राजस्व का फायदा मिले। चाहते तो अपने कार्यकर्ताओं को बांट देते, चाहते तो अपने विधायकों को बांट देते, लेकिन उन्होंने नहीं बांटा। उन्होंने कहा जो सक्षम है, जो टेंडर देगा, जिसका मूल्य निर्धारण के हिसाब से उसका नंबर आएगा, उसको टेंडर मिलेगा। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी लाई। एक चीज आप ऑनलाइन देख सकते हैं कितना राजस्व आया है, एक चीज का रिकॉर्ड है। अरे आप राजस्व विभाग जाइए ना, आप खनिज विभाग जाइए, कितना ज्यादा राजस्व आया है, कौन सा ठेकेदार था, ठेकेदार के पूरे डॉक्यूमेंट जमा था, शपथ पत्र जमा थे। जब आज कौन कौन ठेकेदार काम कर रहा बताइए, चलिए मुझे। आपके पास तो मालूम ही नहीं कौन ठेकेदार काम कर रहा है। अब इतनी दुर्दांत घटना हो रही है, आपको जिम्मेदारी के साथ वो चीज को मानना चाहिए कि हाँ भाई कहीं ना कहीं प्रशासन गलती है, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आप वो 2018 2019 की बात कर रहे हैं, भूपेश बघेल जी की बात कर रहे हैं। सरकार तो हालांकि लगातार ये कह रही है कि कार्रवाई होगी। सामंतो जी, आप दूसरों पे अपनी चीज को डाल के जवाबदारी से बच नहीं सकते, ये आपकी जवाबदारी है। आज आपकी सरकार है इस प्रदेश में, है कि नहीं? और ऐसा भी नहीं कि 6 महीना सरकार को हुआ, 1.5 साल सरकार से ऊपर हो गया है। 1.5 साल में आप लोगों ने इसको चेंज क्यों नहीं किया? ये सवाल मैं लेने वाला था, अनिल पुसत्कर जी को कर लेंगे। अनिल पुसत्कर जी, क्या वाकई माना जाए कि 1.5 साल सरकार बदलने के बाद कोई कड़ाई इस दिशा में आपने देखी है, या फिर आप मानते हैं कि नीतियां बहुत कमजोर है हमारी? नहीं, बिल्कुल अमित जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि सरकार बदल गई जी, सरकार बदल गई, लेकिन सरकार बदलने से क्या सिस्टम बदला, क्या ये सवाल महत्वपूर्ण है जी। सरकार तो अब सिस्टम तो जो है 1000 हाथ वाला कान खजूरा है, उसके 2-4 टांग टूट भी जाए तो वो लंगड़ा होता नहीं। 2-4 अधिकारियों को इधर उधर कर देने से क्या सरकार बदलने से क्या सिस्टम बदले? सिस्टम वही है। खनिज पर वही लोग बैठे हैं आज भी खनिज विभाग में। खनिज विभाग जो है, खनिज माफिया ऐसे ही तैयार नहीं हो जाता। जब तक अधिकारी नहीं बताएगा कि जाओ उस इलाके में जाके खोदो, वहां पर रेत है, तब तक होता नहीं। दूसरी बात, एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो काम चल रहा है दिन रात, मशीन ऐसा तो है नहीं कि मैं उठा के रख दूं और उसके बाद ट्रक भरे और उठा के निकाल लूं। आपको वहां मशीन ले जाने में टाइम लगता है, वहां से मशीन निकालने में टाइम लगता है। आज तक ऐसा कौन सा जो है जो सरप्राइज चेकिंग हुई हो, जिसको आप औचक निरीक्षण कह सकते हो, या किस माइनिंग अफसर ने वहां जाकर कभी कहीं रेड की हो? इनको कोई काम ही नहीं है। तो माइनिंग डिपार्टमेंट है किसके लिए? देखिए छत्तीसगढ़ जो है ये रत्न गर्भा वसुंधरा है, यहाँ पर खनिज ही खनिज है। मैं मेजर मिनरल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ माइनर मिनरल की बात कर रहा हूँ। माइनर मिनरल है, रेत हो गया, मुरुम हो गया। मेजर मिनरल की बात करें तो आप शुरू से हम सुनते हैं खदानों में हीरा, खदानों की चोरी, हीरे की चोरी। पहली बार जब राज्य बना तो मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पहली घोषणा थी कि हम जो डीबीयर्स को ये देंगे, बात करेंगे, वो करेंगे, और हीरे की रॉयल्टी से प्रदेश को टैक्स फ्री जोन कर देंगे। कहाँ गया वो?
आप खनिज का इतना भरपूर दोहन जो निजी लोग कर रहे हैं, उतना राजस्व अगर सरकार के पास आ जाए, सरकार वैसे भी सरकार बहुत सक्षम है, हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार आर्थिक रूप से कोई पिछड़ी नहीं, लेकिन सवाल यह है कि डिपार्टमेंट कर क्या रहा है। एक पुलिस आरक्षक है जिसकी हत्या हुई, तो क्या पुलिस का काम है क्या रेत खदान में जाके देखना, या वन विभाग की टीम जाएगी क्या? दूसरी बात, अगर वन विभाग और पुलिस वहां गई है, इसका मतलब किसी प्रभावशाली आदमी ने दबाव डालकर वहां पे उस खदान में काम रोकने के लिए कहा है। आपको सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, आपको इस बात पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो खदानें चल रही है क्या वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अकॉर्डिंग चल रही है, कोई नियम है? आप तो धड़ाधड़ मशीन लगा दे रहे हो, मशीन लगा के छाती पूरी नदियां खोद दे रहे हो। आप तो संरक्षण, भूजल संरक्षण की बात ही नहीं कर रहे हो, पर्यावरण की बात ही नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ी बात यह है कि ये छत्तीसगढ़ का कल्चर नहीं है। जो अपराध हुआ है वो छत्तीसगढ़ का कल्चर नहीं। छत्तीसगढ़ में भले ही चोरी हो जाए, ये हो जाए, मतलब इस तरह से हत्या, इसको आप हत्या मानिए, हत्या ही, ये हत्या है। आप हत्या जैसी वारदात अगर व्यापार में आ रही है तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक है और इस पर सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, पिछली सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, उस पिछली सरकार गई भी तो जी, कोई रुकी हुई कि पिछली सरकार भूपेश बघेल ने गलती किया, उनके लोगों ने रेत चुराई तो फिर गई है सरकार, तो वो आज वो चिल्लाएंगे। लेकिन आपकी सरकार है तो आपको अगर फिर से सरकार में आना है तो ये सब चीज़ों पर नियंत्रण जरूरी है। और इस बात पे भी नियंत्रण, देखिए रामानुजगंज और वो इलाका जो है बॉर्डर का है, झारखंड का बहुत दूर का इलाका, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां आज तक कोई किसी की नज़र पड़ी ही नहीं है जी, तो उनको भी तो देखना पड़ेगा आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा सरकार को कि कहीं ना कहीं जो है अपराधियों के हौसले बुलंद है, लॉ एंड ऑर्डर में कहीं चूक हो रही है, पुलिस का जो है खौफ वो कम होता जा रहा है। नीतियों को लेकर क्या कहेंगे सर, क्या वाकई नीति तो देखिए बदलाव की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नीति बदलाव की जरूरत है, क्यों नहीं जरूरत है। आप बनाइए, नीति बनाइए, रॉयल्टी आनी चाहिए, सरकार के पास पैसा आना चाहिए। इस तरह से इलीगल, आखिर में जो आप 450 में से 150 के पास जो रॉयल्टी है, 150 जो है इलीगल है, बाकी 300 इलीगल चल रही, तो 300 खदानों से जो इलीगल आ रहा है तो आप 150 से 2 गुना ज्यादा तो इलीगल चल रही है आपकी, तो दो गुना, मतलब जितना 1 गुना आपके पास जो रॉयल्टी आ रही है उससे 2 गुना ज्यादा तो रॉयल्टी चोरी हो रही है जी। तो इस पे तो नियंत्रण लगाना पड़ेगा। अब इसके लिए हर बात के लिए आप पिछली सरकार पे नहीं जा सकते। बिल्कुल, उनको उनके कर्मों की सजा मिल गई, अब आप अपने कर्मों का हिसाब दीजिए। और यही सवाल भी हो रहा है गोपाल सामंत जी की 1.5 साल से सरकार है, लेकिन क्या मानते हैं कि वाकई नीति हमें और कड़ी करनी होगी? क्योंकि अब जो बात है वो अवैध खनन से भी पार जा चुकी है, अब इस तरह के अपराध भी छत्तीसगढ़ में सामने आने लगे हैं। जी, इसका मतलब ये दिखता है कि सरकार काम कर रही है। मुझे 5 साल जी, मैंने फिर एग्जांपल दे रहा हूँ, भूपेश बघेल के सरकार में कोई जो भी मारपीट हुए, जितनी मारपीटें हुई, आप अगर देखेंगे तो आपस में नेताओं की मारपीट होती थी, वहां कोई अधिकारी कभी नहीं पहुंचता था। आज 1.5 साल में अगर रेत घाट में कोई भी घटना हो रही है तो वहां सरकार का नुमाइंदा पहुंच रहा है जी। तब अगर रोकने की परिस्थिति के समय ये ऐसी घटनाएं निर्मित हो रही है, और यही सच्चाई, ये आपका सबसे बड़ा सिग्नल है और सबसे बड़ा सिंबल है कि सरकार रेत घाट में पहुंच रही है, सरकार का नुमाइंदा दिख रहा है। और मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ जी, पहली बार छत्तीसगढ़ का रेत छत्तीसगढ़ के बाहर भेजने का काम भूपेश बघेल ने किया था। तो मुझे इस बात की बड़ी नाराजगी है कि ऐसे लोगों का छत्तीसगढ़ महतारी के बारे में कमेंट करना बंद कर देना चाहिए और आत्म आकलन करके बात करना चाहिए। कभी भी पूरे 25 साल के इतिहास में, चाहे वो अजीत जोगी की सरकार के काल में हो या आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के कार्यकाल में हो या अभी आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में कार्यकाल में हो, कभी भी रेत जो है रेल के माध्यम से छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं गया था। केवल इन 5 सालों में एक परिवार जवाब ले लेते हैं रेत का जी। कार्यक्रम के अंतिम चरण में जवाब लेते हैं। मनीष दयाल जी, क्या मानते हैं कुछ स्थिति में कुछ तो सुधार आया है पहले से? क्या है, गोपाल जी जो है वो बेचारे, उनको ज्यादा जानकारी नहीं, मुझे लगता है रमन सिंह के समय ही जो है पहली बार इस पूरे देश में छत्तीसगढ़ आइडियल बना था, जो अपने प्रदेश के लोगों को शराब बेच रही थी। शराब बेचना, सरकार ने शराब बेचना चालू किया था। शराब ऐसी चीज है जिसे बंद करने, देखिए बात आपकी मैंने सुन लीजिए, रमन सिंह आइडियल है पूरे प्रदेश के लिए, जो अपने यहाँ के गरीब जो किसान है, जो 100 रुपए कमा रहे, 200 रुपए रोजी कमा रहे, उनको शराब बेच देते, ठेकेदारों छीन के खुद शराब बेचने की प्रथा चालू की। जो सरकार शराब बेच रही है, जिससे लोग मर रहे हैं, वो दूसरी सरकार पे क्या आरोप लगाएंगे?
प्रदेश में मैंने बताया ना ट्रांसपेरेंसी, पहली बार माननीय भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री रहे उन्होंने ट्रांसपेरेंसी लाई। खदानों के नाम पे बहुत अवैध खदान चलती थी छत्तीसगढ़ में। रमन सिंह के समय तो लोगों को मालूम नहीं था कितनी खदान है रेत की, कितनी मुरुम की खदान है। सरपंच सेटिंग करो, पैसा तो माल उठाओ, कोई रॉयल्टी नहीं। उन्होंने